नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 5 मार्च 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत स्कीम इज रिलेटेड टू डैश। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो हम आपको काफी टाइम से बताते आ रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी वो किस चीज से रिलेटेड होती है। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब आगे जो फेज चल रहे हैं उनमें। पहले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे स्कीम से रिलेटेड वो पूछे जा रहे थे उनके लॉन्च ईयर से। अब पूछे जा रहे हैं कि ये स्कीम जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड रहेगी आयुष्मान भारत स्कीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेघदूत। तो मेघदूत जो बुक है जो कि काफी फेमस बुक रहती है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। तो कालिदास जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा मेघदूत। हु इज द यंगेस्ट एमपी फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019। तो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है अभी करंट टाइम में, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें यंगेस्ट एमपी कौन चुना गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू जो है ये यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगी करंट टाइम में, जिनकी एज है अभी करीब 27 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो होती है ये एक डिसीज होती है जो कि होती है बैक्टीरिया की वजह से। अगर चिकन पॉक्स और मेम्स की बात करी जाए तो ये होते हैं वायरस से, ये दोनों वायरसेस से होती हैं, और डिप्थेरिया जो होता है ये होता है बैक्टीरिया से। तो जो डिसीज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, तो आप इनको भी जरूर स्टडी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the head of Indian Navy till 2020। तो 2020 तक भारतीय नेवी के हेड कौन रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं ये करंट टाइम में हेड रहेंगे इंडियन नेवी के, और 2020 तक भी यही थे इंडियन नेवी के हेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was selected as the Defense Minister of India in 2019। तो 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो कैबिनेट चुना गया है उसमें डिफेंस मिनिस्टर कौन चुने गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है ये डिफेंस मिनिस्टर चुने गए थे कैबिनेट मिनिस्ट्री में 2019 की। What is the full form of पी-रोम। तो पी-रोम जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रोम की आपको पता ही होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें पी लगा दिया गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो रहेगी ये फुल फॉर्म होती है पी-रोम की। ईपी रोम की भी पूछी जा चुकी है पहले, तो आप इन सबको स्टडी करें। कंप्यूटर से लगातार पहली शिफ्ट से लेके अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब में फुल फॉर्म्स के ऊपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी भी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following tax was not imposed by अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें से कौन सा टैक्स है जो कि इम्पोज नहीं करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सैन्य कर था, जो सैन्य टैक्स होता है वो हमारा करेक्ट आंसर था। तो अगर आपको ऑप्शंस याद हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस। तो जो स्लोगन दिया गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो रहेंगे उनके द्वारा दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीडीए। सीडीए जो होता है ये एक सुपर कंप्यूटर नहीं होता। आपको बाकी 3 ऑप्शन जो दिए गए थे वो सुपर कंप्यूटर्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर मनरेगा स्कीम। तो मनरेगा जो स्कीम रहेगी उसमें यहाँ पे गारंटीड
एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, अगर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो वो कितने दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो वो रहेगा 100 डेज। 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाती है मनरेगा स्कीम के अंडर। वैसे जो हो सकता है वो 200 डेज तक की भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है, लेकिन जो 100 डेज होता है ये बिल्कुल गारंटीड रहती है, ये एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट रहेगी मनरेगा स्कीम की। तो आपको यहां गारंटीड का बताना था, तो आपका आंसर था 100 डेज। The organism that depend on other for their food are called। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं ये खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। विच विटामिन इज यूजफुल फॉर आवर आइज। तो हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन होता है, आपको पता होगा, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन ए जो होता है ये हमारी आंखों के लिए काफी यूजफुल होता है, और हमने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये बीमारी भी होती है हमारी आंखों से ही रिलेटेड, तो विटामिन ए जो होगा डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा हमारी आंखों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। तो कल भी क्वेश्चन पूछा गया था एंटार्क्टिका से रिसर्च सेंटर के ऊपर, और आज फिर पूछा गया। तो इंडिया के कौन से रिसर्च सेंटर हैं जो कि लोकेटेड है एंटार्क्टिका में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। दक्षिण गंगोत्री पहला रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका में हिंदुस्तान के द्वारा खोला गया था, फिर मैत्री और फिर भारती। भारती जो है लेटेस्ट रहेगा। तो ये तीनों जो है ये तीनों रिसर्च सेंटर हैं इंडिया के एंटार्क्टिका में। मीनाक्षी अमन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आप जरूर सही करके आए होंगे, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मीनाक्षी अमन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है मीनाक्षी अमन टेम्पल। मुंडका उपनिषद इज टेकन फ्रॉम विच वेद। तो मुंडका उपनिषद जो है ये हमने कौन से वेद से लिए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से लिया गया है मुंडका उपनिषद को। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। तो आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध जो रहेंगे इनमें से कौन सी प्लेस है जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है। तो आपको पता होगा कि सारनाथ जो है ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड रहती है, बोधगया भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड रहती है, और कुशीनगर भी इंपॉर्टेंट रहती है। सारनाथ में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नॉलेज की प्राप्ति बोधगया में करी थी, और कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। तो आपको जो चौथा ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था, जो कि रिलेटेड नहीं है गौतम बुद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो होते हैं इनमें टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं, तो आपको पता होगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा गया था। तो टोटल 6 शेड्यूल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In 2018 who was awarded the पद्म विभूषण अवार्ड who died recently। तो 2018 में किसको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है इनका 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है। तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में। इसलिए हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो पुराने ईयर्स रहेंगे 2018, 2019, 2020, इसमें जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं पद्म, जितने भी अवार्ड्स रहेंगे, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, ये आप जरूर एक बार स्टडी करें, इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है, तो 10th शेड्यूल जो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उससे रिलेटेड रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। सेलेक्ट ऑड वन आउट। फ्लड, एक्सीडेंट, अर्थक्विक, वॉल्केनो। तो आप देख सकते हैं फ्लड जो होता है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्विक भी एक नेचुरल डिजास्टर है, और वॉल्केनो भी एक नेचुरल डिजास्टर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो होता है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो इसमें आपसे टाइम पीरियड पूछा गया था कि कौन सी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा जिसको कि गोल्डन एज बोला जाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था 320 से 550, जो आपका करेक्ट आंसर था, जो कि रहेगा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा था उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको जरूर याद रखें। टाइम पीरियड भी आप जो डायनेस्टीज रहेंगी उनका आप टाइम पीरियड भी याद रखें, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिलेटेड, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो होती है उससे रिलेटेड इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा गलत है। 3 ऑप्शन जो थे वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड थे और जो एक ऑप्शन था वो इसके अगेंस्ट था, इसके खिलाफ था, इससे रिलेटेड नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री देयर इज 2 पार्टी सिस्टम। तो 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं, एक जीतती है और एक हारती है। मल्टीपल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ती। तो कौन सी कंट्री रहेंगी जिनका 2 पार्टी सिस्टम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए, यूके। तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी सिस्टम है। इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है और चाइना में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में भी 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, फिर यहाँ चाइना आ गया, चाइना फिर यूएसए के साथ आ गया, तो चाइना में इलेक्शंस ही नहीं होते। तो ये जो होगा हमारा यूएसए यूके जो था ये हमारा करेक्ट आंसर था। मल्टीनेशनल कंपनी जिसको कि एमएनसी बोला जाता है, रिसीव्स देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, वो जो अपना इन्वेस्टमेंट लेती हैं वो कहाँ से लेती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफडीआई। तो एफडीआई जो होता है उससे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनीज को, एमएनसीज को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन रहता है वैसे तो, लेकिन पता नहीं होता काफ़ी लोगों को, तो आप ध्यान रखें इसको। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो हमने स्पेशली प्लेलिस्ट तैयार करी है आपके आरआरबी एनटीपीसी आने वाले एग्जाम्स के लिए, आप उनको ज़रूर देखें, उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको आपके एग्जाम के लिए। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उन सभी को जरूर देखें, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।